हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि कल आपका 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल को आपका मैथ का पेपर है। तो देखिए, हम यहां पर मॉडल पेपर बनाए हैं। इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी है, और बहुविकल्पी को मैंने 6 विकल्प दिया है और एक एक विकल्प को हम लोग करते चलते हैं। चलिए, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर एक का क है। ठीक, प्रश्नोत्तर एक का क क्या कह रहा है? देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। 14, 35, 18, 25, 31, 93, 32, 62 दिया है। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, तो ये युग्म है। तो कौन सा युग्म सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य के बारे में हमने बताया था आपको कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य का है कि सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब यह होता है कि जिन दो संख्याओं का मैं सै पै कितना हो, एक हो। जिन दो संख्याओं का मैं सै पै कितना हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से समझिए, जिन दो संख्याओं का मैं सै पै कितना हो, एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए चेक किया जाए कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो पहला दिया है 14, कामा कितना दिया है? 35 दिया है। तो यहाँ पर हम 14 और 35 में मैं सै पै निकालेंगे तो 14 एक कम होगा 14, यहाँ सॉरी 14 दूना होगा 28, 15 में से 8 गया 7, फिर 7 दूना कितना हुआ? 14 हुआ। तो यहाँ पर विकल्प कितना आ रहा है? मैं सब पे कितना निकल के आया? 7 आया, इसलिए यह विकल्प आपका गलत है। दूसरा चेक करते हैं, 18 और 25 में 18 एक कम 18, 15 में से 8 गया 7, फिर 7 में 18 का देंगे तो 7 दूना 14, फिर यहाँ आएगा 4, फिर 4 में 7 का जाएगा तो 4 एक कम 4, यहाँ आया 3, फिर 3 में 4 का जाएगा 3 एक कम 3, फिर 1 में 3 का भाग देंगे तो 1 3 आए 3। तो यहाँ मैं सब पे कितना निकल के आया? 1। तो विकल्प मेरा कौन सा सही जा रहा है? 18, 25। क्लियर ना? समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो पहले का विकल्प क्या है? 18, 25 है। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर एक का ख। ठीक, प्रश्नोत्तर एक का ख क्या कह रहा है, आप आराम से समझते चलिए। प्रश्नोत्तर एक का ख कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। किसका पूछ रहा है? मूलों का गुणनफल है। तो देखिए, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है, मूलों का गुणनफल, इसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है आपका, एक होता है, हिंदी में लिखते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक, ये हो गया। और एक होता है आपका मूलों का योगफल, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमसे देखिए पूछा क्या गया है, हमसे पूछा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कह रहा है, तो हमारा सूत्र मूलों का गुणनफल में क्या कह रहा है? अचर पद। क्या कह रहा है? अचर पद। तो इसमें देखिए अचर पद तो है नहीं, तो जब अचर पद नहीं है तो उसको क्या मान लिया जाएगा? 0। क्या मान लिया जाएगा? 0 बटे x² का गुणांक। क्या कह रहा है? x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है? 3 है। तो 3 में हम अगर 0 का भाग देंगे तो कितना मान निकल के आएगा? 0 आएगा। तो विकल्प कौन सा सही है आपका? 0 सही है। कौन सा सही है? 0 सही है आपका विकल्प। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इस तरह हमारा विकल्प कौन सा है? पहला सही है। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर पहले का ग।
प्रश्नोत्तर 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 एक का गय। प्रश्नोत्तर एक का गय कह रहा है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कह रहा समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, चार विकल्प कह रहा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपर्युक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम समरूप के बारे में समझेंगे कि समरूप होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, ए हो गया आपका त्रिभुज ए बी और सी हो गया, ठीक, और ए त्रिभुज हो गया आपका पी क्यू और आर। अब ये दोनों समरूप कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों का, तो समरूप त्रिभुजों का नियम है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा अनुपातिक होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे देखिए लिखा गया, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा आनुपातिक होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजा क्या है, अनुपातिक है। तो ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू बराबर ए सी बटे हो जाएगा पी आर और बी सी बटे हो जाएगा आपका क्यू आर। क्लियर हो गया। और कोण कह रहा संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए के बराबर हो जाएगा कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, फिर कोण बी के बराबर कोण क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, फिर उसके बाद कोण सी के बराबर हो जाएगा कोण आर, तो कोण सी बराबर कोण आर। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो इनके संगत भुजा आनुपातिक होते हैं और बराबर होते हैं और कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसमें विकल्प देखिए कौन सा सही है। इसमें देखिए लिखा है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, देखिए सही है। फिर कह रहा संगत कोण बराबर होते हैं, देखिए सही है। तो उपर्युक्त में से दोनों, तो कौन सा सही जा रहा है आपका, तो आपका उपर्युक्त में से दोनों विकल्प सही है। कौन सा सही है, उपर्युक्त में से दोनों। तो यहां लिख सकते हैं विकल्प 3 सही है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं इसी तरह प्रश्नोत्तर एक का घ विकल्प नंबर 4 चलते हैं। विकल्प नंबर 4 आपका है, बहुविकल्पी कह रहा है कास 60 अंश, क्या कह रहा है, कास 60 अंश, कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान बताइए। तो कास 60 अंश का मान पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। कास 60 अंश का मान होता है आपका 1/2 होता है। कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 माइनस साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर हम करेंगे कड़ी 3 एक कम होगा कड़ी 3, 2 दूना 4 माइनस कड़ी 3 एक कम कड़ी 3, 2 दूना 4। अभी दोनों कट के कितना आया, शून्य आया। क्या आया, शून्य। तो विकल्प कौन सा सही है आपका, विकल्प नंबर आपका पहला सही है। इसका आंसर कितना आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो विकल्प इसका शून्य सही है। क्या सही है, शून्य सही है। अब हम चलते हैं विकल्प नंबर 5 पर। विकल्प नंबर 5, अब हम विकल्प नंबर 5 पे चलेंगे। प्रश्नोत्तर एक का
अंग है। प्रश्नोत्तर एक का क्या है? अंग है। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ध्यान रहे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता है आपका माध्य, दूसरा आता है माध्यिका, और तीसरा आता है बहुलक। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य भी है, बहुलक भी है, माध्यिका भी है, मानक विचलन नहीं है। तो मानक विचलन आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही है? चौथा विकल्प सही है। विकल्प नंबर 4 क्या है? सही है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी तरह हम चलेंगे प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है? प्रश्नोत्तर 1 का चय है। प्रश्नोत्तर 1 का क्या है? चय है। तो प्रश्नोत्तर 1 का चय क्या करा? दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। कह रहा दो बिंदु का निर्देशांक है, तो मान लीजिए दो बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक यहाँ मान लीजिए ए है, ए क्या है? बी है। तो ए का निर्देशांक है -8, 0 है और दूसरे का 0, -8 है। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2। तो हमसे पूछा है कि ये जो दो बिंदुओं से रेखाखंड बना है, इसकी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो मध्य बिंदु दर्शाया जाता है यम से। किससे दर्शाया जाता है? यम से। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है आपका, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है आपका x1 + x2/2, फिर कामा y बराबर लिखेंगे आप लोग y1 + y2/2। ये हो गया x का। अब निकाल लीजिए आप लोग। तो x1 का मान कितना है? -8 है। फिर x2 का मान कितना है? 0 है, बटे 2 हो गया। फिर ये तो हमारा x का मान हो गया और y बराबर निकाल लीजिए आप। यहाँ पर ये हो गया x, y, इसी का निर्देशांक निकालना है। y1 का मान है 0 + y2 का मान है -8/2 हो गया। अब x बराबर -8 में +0 जोड़ेंगे -8/2। फिर y बराबर होगा यहाँ पर -8/2। तो 2 × 2 = 2, 2 × 8 -4 आ गया। फिर 2 × 2 = 2, 4 × 8 -4 आ गया। तो इस तरह से कितना आया हमारा? -4, -4 आया। तो यहाँ लिखेंगे -4, -4। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प आपका -4, -4 सही है। विकल्प नंबर 3 सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही है? 3 सही है। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब इस तरह से हमने क्या किया कि इस मॉडल पेपर का 6 विकल्प था, 6 विकल्प हमने क्या किया? समझ लिया। अब हम चलते हैं विकल्प के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। पहला कह रहा कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल किया जाए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर 2 पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? प्रश्नोत्तर 2। प्रश्नोत्तर 2 हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसको पहले नोट कर लीजिए आप। 2x² - 4x + 3 = 0 हो गया। ठीक, क्लियर। जब हमसे विविक्त कर कहता है तो विविक्त कर को दर्शाया जाता है d से। याद रहे, विविक्त कर किससे दर्शाया जाता है? d से। और d का सूत्र होता है
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब विविक्त कर का कहीं सवाल मिल जाए तो विविक्त कर किसे दर्शाते हैं, डी से, और डी का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस सूत्र में मुझे बी भी चाहिए, ए भी चाहिए और सी चाहिए, तो देखिए कैसे मिलेगा। ये जो 2 है ना, ये आपका ए हो गया, ये जो -4 है ये आपका बी हो गया, ये जो +3 है ये क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब इस सूत्र में रख दीजिए डी बराबर बी का मान कितना है -4, तो -4 पर होल स्क्वायर -4, अंक अक्षर के बीच में गुणा होता है, तो 4 गुणे ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 3 है, तो डी बराबर आएगा -4 2 बार है तो -4 गुणे -4, ये गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो डी बराबर -4 गुणे -4 करें तो माइनस माइनस का गुणा प्लस बनता है, तो 4 चौका 16 -24 हो गया। तो डी बराबर यहाँ पर +16, यहाँ पर -24 है, तो -24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा -8 आएगा। कितना आएगा, -8। तो जब -8 आया है तो यहाँ पर डी का मान -8 आया है, तो ये शून्य से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, अब ये आपको देखना है। तो यहाँ पर डी का जो मान है ये क्या है, डी छोटा है किससे, शून्य से, क्योंकि माइनस में आया है ना, इसलिए डी छोटा है किससे, शून्य से। और जब चूंकि डी छोटा है शून्य से, इसलिए इसकी प्रकृति पूछा है प्रश्न में आपसे, तो प्रकृति हो जाएगा मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। ध्यान रहे, जब d का मान शून्य से क्या हो, छोटा हो, या d का मान माइनस में आए तो मूल कैसा होता है, काल्पनिक होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर 2 का एक था कै, अब हमारा आ गया प्रश्नोत्तर 2 का ख। अब प्रश्नोत्तर 2 का ख क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 15 काट ए, कितना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सवाल पे कितना लिखा हुआ है कि यदि 15 काट ए लिखा है, कितना लिखा है 15 काट ए, तो 15 काट ए बराबर 8 हो गया। तो कह रहा तो साइन ए और, इस प्रश्न में 2 बार हो गया है, साइन ए और, ध्यान दीजिए साइन ए और, कह रहा सेक ए, क्या कह रहा है, सेक ए, सेक ए का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हमारे पास 15 काट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से लगाएंगे हम लोग, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अंक है और ये क्या है, शब्द है, तो अंक अक्षर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणा दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे बनेगा, तो हो जाएगा काट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 15, 8 बटे 15, क्योंकि यहाँ गुणे 15 है और गुणे 15 दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे बन जाएगा। तो काट ए बराबर हो गया 8 बटे कितना हो गया 15 हो गया। अब हमसे साइन ए का और सेक ए का मान पूछ रहा है, तो देखिए कैसे लगा रहे हैं। सबसे आसान तरीका है पाइथागोरस प्रमेय का हम सहायता लेंगे। किसका सहायता लेंगे, पाइथागोरस। यहाँ पर हमने एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया, त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी हो गया। अब यहाँ ए लिखा है तो ए के अनुसार ए बन गया लंब और ये बन गया कर्ण और ये बन गया आधार। इतना तो समझ में आ गया। जो कोण दिया रहेगा उसी के अनुसार चलना है। अगर बी होता तो बी के अनुसार, सी होता तो सी के अनुसार। तो यहाँ ए लिखा है तो ए ऊपर है तो ए के अनुसार, तो कोण ए के सामने वाला भुजा ये लंब बन गया और एक बड़ी वाली भुजा कर्ण बन गई और ये क्या बन गई, आधार। तो लंब आधार कर्ण तो मिल गया। अब यहाँ पर काट ए का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताया गया था यल ए यल लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में साइन कास टेन कोसेक सेक
काट, काट आया तो काट का सूत्र होता आधार बटे लंब। काट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार बटे जो लंब है, तो यहाँ आधार का मान कितना मिल गया? 8। कितना मिल गया? 8। और लंब का मान कितना मिल गया? 15। अब हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान है 15, तो 15 15 होगा 225। फिर आधार का मान है 8, 8 अठाइम होगा कितना? 64। 8 अठाए 64। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़िए तो 5 4 कितने होंगे? 9, और 6 2 कितने हो गए? 8, और यहाँ हो गया 2। तो कितना आया? 289 आया। अब 289 को वर्गमूल निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 289। अब 289 का आपको वर्गमूल आना चाहिए, तो वर्गमूल कैसे लगाया जाएगा ये आपको पता होगा। चलिए मैं फिर वर्गमूल आपको यहाँ बता देता हूँ। 289 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ऐसे बनाएंगे, इकाई की तरफ से जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ होगा 1 1 कम 1, तो यहाँ 1 उतरेगा, ये वाला 1 यहाँ जोड़ लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ आपके पास जोड़ा उतरेगा 89। अब यहाँ पर कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा पढ़ा, तो यहाँ 2 9 कितना हो रहा है? 2 9 18 हो रहा है, तो 9 बार जा रहा है ना? कितना बार? 9 बार। तो यहाँ पर अगर हम 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करें, कुछ ऐसा अंक रखें जिससे हमारा मान क्या होगा? प्राप्त हो जाए, है ना? तो हम एक बार चेक करते हैं कितने में? 7 बार। यहाँ 7 रखते हैं, यहाँ पर भी 7 रखते हैं, तो 7 7 49 के 9 हाथ से लाया 4, और 7 दूना 14, 4 कितने हो गए? 18। अब ये देखिए पूरा कट गया, तो कटने के बाद कितना आया? 17 आया। कितना आया? 17। तो के बराबर कितना आ गया? 17। के का मान कितना आ गया? 17। तो यहाँ के का मान कितना लिख दिया हमने? 17 रख दिया। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब 17 जब मिल गया है तो मेरा इस देखिए इस त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता हो गया। अब आराम से साइन का मान और सेक का मान निकाल लीजिए। तो साइन और सेक का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन और सेक का मान ऐसे निकालेंगे हम लोग। साइन ए बराबर, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हो गया ना? अब लंब का मान कितना है आपके पास? 15 है, और कर्ण का मान कितना निकाल के लाए? 17। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, इसी प्रकार सेक का निकालिए। सेक ए बराबर साइन कास टेन कोसेक सेक। सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान आया आपका 17, आधार का मान आया है 8। ये हो गया ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर 2 का गए पर। प्रश्नोत्तर 2 का गए है। प्रश्नोत्तर 2 का गए। प्रश्नोत्तर 2 का गए कह रहा है आपसे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। यही पूछा है ना हमसे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल हमसे पूछा क्या गया है कि दो यहाँ पर सवाल में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर वर्ग मीटर है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर है। इसको भी आप बना लीजिए सेंटीमीटर। क्या बना लीजिए? सेंटीमीटर बना लीजिए। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब देखिए ध्यान से लिखा क्या गया है, सवाल को पढ़िएगा अच्छे से। लिखा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रम से 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दो समरूप त्रिभुज हम बनाएंगे। एक समरूप त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी, और एक बना दिया गया आपका पी क्यू और आर। अभी बन गया ना? तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया गया है 121 और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 289। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो आपको पता होगा इसका प्रमेय है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं? उनके क्षेत्रफल का वर्ग क्या होता है? भुजा अनुपातिक होता है। तो ऐसे इसका सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तब। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, यहाँ लिखेंगे आप लोग AB का वर्ग बटे PR का वर्ग, AB का वर्ग बटे PR का वर्ग, हो गया ना। अब यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया था 121 और PQR का दिया है 289, तो बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बटे PR का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट बनेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 121 और अंडर रूट के अंदर 289, तो इधर से वर्ग हट जाएगा तो बचेगा AB बटे PR। तो 121 का वर्गमूल होता है 11 और 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या होता है 17, बराबर AB बटे PR। निकल गया ना। AB तो हमसे पूछा था इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात हो गया 11:17, आंसर आपका आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर घ पर। सवाल नंबर क्या है, घ है। सवाल नंबर घ आपसे क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा। सवाल नंबर घ जो है नोट करते चलिएगा, जहां पर आपको प्रॉब्लम है शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिएगा और पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिए ताकि आप भी हमारे साथ साथ हल करते चलें। देखिए सवाल नंबर आपका है प्रश्नोत्तर 2 का है घ। प्रश्नोत्तर 2 का क्या है, घ। हमसे पूछा 2 के घ में कि यदि किसी, ध्यान दीजिए लिखा है यदि किसी बंटन का माध्य कितना है 16, मिल गया मुझे। माध्य बराबर कितना मिल गया, माध्य बराबर 16 मिल गया। और बहुलक कितना है 13 है। बहुलक कितना है, बहुलक 13 है। तो कह रहा बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, माध्यिका पूछ रहा। माध्यिका बराबर हो गया व्हाट। तो इसका एक सूत्र होता है, आपको बताया गया है कि बहुलक बराबर, ध्यान दीजिएगा ये सूत्र बार बार, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 2 गुणे क्या होता है, माध्य। अब इस सूत्र में बहुलक कितना दिया है 13, 13 रख दिया गया। फिर 3 गुणे माध्यिका आपसे पूछा ही है तो माध्यिका रहने दीजिए, माध्यिका, और उसके बाद माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 16 है। तो यहाँ पर देखिए 13 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका हो गया ना। फिर यहाँ पर माइनस 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, हो गया ना। अब यहाँ पर 13 हो गया, 13 बराबर 3 माध्यिका माइनस 32 हो गया। तो अंक को एक तरफ ले चलिए, तो यहाँ पर 13 है और माइनस 32 जब इधर लाएंगे तो प्लस 32 बनेगा, बराबर 3 गुणे माध्यिका। यहाँ तक आ गया। अब 32 और 13 को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 1 कितना हो गया 4। ठीक, 32 और 13 आपके कितने हो गए 45 हो गए, 45 हो गए। 2 और 3 5 और 3 1 4, 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका आ गया। अब 3 से 45 को काटेंगे तो आएगा 15, तो माध्यिका बराबर आ गया आपका कितना, माध्यिका बराबर आ गया आपका 15, आंसर आ गया। तो हमने खंड 2 को भी क्या किया, पूरा कर लिया। ठीक, क्लियर। इस तरह से अब हम प्रश्नोत्तर 3 है। अब प्रश्नोत्तर 3 देखिए कैसे है। प्रश्नोत्तर 3, प्रश्नोत्तर 3 में भी आपका देखिए 4 सवाल है, क, ख, ग और घ। 4 सवाल है। चलिए चारों सवालों को देखिए कैसे लगाया जा रहा है। पहला दिया है प्रश्नोत्तर 3 का क, प्रश्नोत्तर 3 का क। हमसे प्रश्नोत्तर 3 के क में पूछा है सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक अपरिमेय है। हमसे क्या पूछा है, कर्णी 3 एक अपरिमेय है, कर्णी 3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, यही पूछा है ना। तो इसको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कह रहा सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक अपरिमेय है। तो चलिए
बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं कि कर्णी 3 कैसे एक परिमेय है, बस आप अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक, देखिए यहाँ लिखा कर्णी 3 एक परिमेय है, तो आप सेम विपरीत मानिए। ये कह रहा है कि कर्णी 3 एक परिमेय है, तो आप जबरदस्त कहिए नहीं माना कर्णी 3 एक परिमेय है। क्या है? परिमेय है। हमसे सवाल कह रहा कि कर्णी 3 एक अपरिमेय है, तो आप कहिए नहीं माना कर्णी 3 एक क्या है? परिमेय है। अब ये तो हिंदी में लिख दिए, अब इसको गणित में कैसे दर्शाएंगे? कर्णी 3 हो गया बराबर परिमेय को लिखा जाता है P बटे Q, P बटे Q। क्लियर, समझ में आया ना? देखिए जब सवाल कहेगा मान सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक परिमेय है, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक परिमेय है, सिद्ध कीजिए कर्णी 8 एक परिमेय है, तो जब आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक परिमेय है, तो आप कहिए माना कर्णी 3 एक क्या है? परिमेय है, मान लिए। उसके बाद कर्णी 3 बराबर परिमेय को क्या माना जाता है? P बटे Q। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये बटे में, ये बटे में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर ए इसके बटे एक कर देंगे। अब कैंची गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कैंची गुणा। या तो आप लिख दीजिए कि कर्णी 3 बराबर P बटे Q है ना, तो इस कर्णी को हटाने के लिए लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो कर्णी 3 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग हो गया। कर्णी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका आएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर आ गया। क्लियर, समझ में आएगा? अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 3Q में गुणा करेंगे तो आएगा 3Q स्क्वायर बराबर आएगा P स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब ध्यान ये देना है कि आपका यहाँ पर जो 3 है, अगर हम इधर ले चलेंगे तो यहाँ बनेगा 3 बटे क्या बनेगा? P स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि 3 विभाजित है P स्क्वायर से, इसलिए तीन विभाजित है किससे? P स्क्वायर से, इसलिए सॉरी गलत हो गया, P स्क्वायर विभाजित है किससे? 3 से, इसलिए P भी क्या होगा? P भी विभाजित है किससे? 3 से। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हमारा निकल के आया क्या कि P बराबर क्या निकल के आया? P बराबर आया आपका 3R। क्या आया? 3R। क्लियर, समझ में आ गया ना? मतलब ये जो है P 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर दिया गया है, तो हम कह रहे हैं कि P स्क्वायर अगर 3 को इधर लाएंगे तो बटे बनेगा। क्या बनेगा? बटे। तो हम कह रहे हैं कि P स्क्वायर विभाजित है किससे? 3 से, तो P भी क्या है? 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर P बराबर कितना आ गया? 3R आ गया। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा P स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9R स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मान कितना अप्लाई हो? 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर आ गया। क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ से 3 से 1 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ हो गया Q स्क्वायर बराबर क्या आया? R स्क्वायर, सॉरी 3R स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि दोनों पक्षों का जब यहाँ वर्ग किए हैं तो P स्क्वायर बराबर 3R का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9R स्क्वायर। अब यहाँ पर P स्क्वायर का मान देखिए कितना लाए हैं? समीकरण 1 था तो 3Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर रखो हैं बराबर 9R स्क्वायर, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, तो Q स्क्वायर बराबर कितना आया? 3R स्क्वायर आया। क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ भी वही चीज़ है। अब यहाँ पर भी हमारा क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर विभाज्य किससे? 3 से, तो Q भी किससे विभाज्य है? 3 से। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अब अंतिम में लिखा कैसे जाएगा? लिखेंगे P व Q में
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है जो कि एक विरोधाभास है। अतः कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर समझ में आ गया ना। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से अगर समझना होगा तो समझ सकते हैं। कह रहा कि एक सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक परिमेय है, तो कह रहा अपरिमेय है तो आप मानिए परिमेय, माना कर्णी 3 एक परिमेय है, तो कर्णी 3 बराबर p बटे q हो गया। दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग क्यों किया गया है, क्योंकि कर्णी को हटाना था, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर्णी 3 का होल स्क्वायर बराबर pq का होल स्क्वायर, तो कर्णी 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इसको क्रॉस गुणा करें तो 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आया। अब यहाँ 3 अगर इधर जाएगा तो लिखेंगे p स्क्वायर विभाजित है किससे, 3 से, तो p भी क्या है 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 3r, p बराबर 3r, क्योंकि p आ ही गया तो p बराबर 3r आ गया, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पर p स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9r स्क्वायर आएगा। p स्क्वायर का मान आया 3q स्क्वायर, तो यहाँ पर p स्क्वायर के जगह पे 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर हो गया। क्लियर समझ में आ गया। फिर यहाँ q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर आया, तो q स्क्वायर विभाजित है 3 से, तो q भी किससे विभाजित है 3 से, तो यहाँ लिखेंगे p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, जो कि एक क्या है विरोधाभास है, अतः कर्णी 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्लियर समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर 3 का प्रश्नोत्तर 3 का ख। क्लियर समझ में आएगा। प्रश्नोत्तर 3 का ख पढ़ा जाए। कह रहा a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या पूछ रहा, अनेक हल होंगे, तो अनेक हल का क्या है रूप ध्यान दीजिए। पहले तो हम लिखेंगे इसका गणितीय निरूपण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल का गणितीय निरूपण। क्लियर, इसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया आपका युगपत समीकरण। कैसा समीकरण है, युगपत, युगपत समीकरण। क्लियर समझ में आ गया। अब इस युगपत समीकरण में आपसे सवाल पूछा गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस ay बराबर 4 है। ठीक, क्लियर। तो ये जो ax प्लस 2y बराबर 2 दिया है, तो यहाँ देखिए बराबर 0 है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका सवाल दिया है ax प्लस 2y बराबर 2, तो इसको आप लिखेंगे ax प्लस 2y, ये जो प्लस 2 है पश्चांतर करेंगे आएगा -2 बराबर क्या बन गया 0। क्लियर समझ में आया ना। अब इसमें देखिए a का मान, b का मान, c का मान लेना है, तो इसमें देखिए इस समीकरण में a1 मिलेगा, तो a1 बराबर मिलेगा a, b1 बराबर मिलेगा 2 और c1 बराबर मिलेगा -2। क्लियर समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा समीकरण दिया है आपका 8x प्लस ay बराबर 4, तो यहाँ लिखे हैं 8x प्लस ay बराबर 4, तो हो जाएगा 8x प्लस ay, प्लस 4 इधर आएगा -4 बराबर 0। तो इसमें भी देखिए अब a2 बराबर मिलेगा 8, फिर b2 बराबर मिलेगा a और c2 बराबर मिलेगा -4। ठीक, क्लियर। इस तरह से हमने क्या किया, सभी मान प्राप्त कर लिया। अब हमें सवाल में कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल है। कैसा हल है, अनेक हल है। तो अनेक हल का सूत्र क्या होता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो अनेक हल लिखा हुआ है, तो अनेक हल में आपको ध्यान देना है कि क्या क्या हो सकता है।
अनेक हल का मतलब होता है कि अनंत हल हो। क्या हो? अनंत हल हो। तो अनंत हल का फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, हम तीनों फार्मूला लिख देते हैं। देखिए, अगर लिखा है A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो ये आपका है अद्वितीय हल। क्या है? अद्वितीय हल। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्लियर समझ में आया? कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल हो। केवल क्या हो? एक हल हो। ठीक। और तीसरा है आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये जो है ये आपका है अनंत हल। कैसा हल है? अनंत हल। क्लियर हो गया? अनंत हल। तो हमारा कौन सा पॉइंट पूछा? अपरिमित रूप से कह रहा अनेक हल हो। तो अनंत हल का मतलब बहुत सारे हल होंगे, वही अनेक हल हो गया। तो अनेक हल है ना, तो यहाँ अनेक हल लिखा है तो अनेक हल वाला ही फार्मूला लगेगा, इसी में मान रख दिया जाए। चलिए मान रखा जाए। A1 का मान कितना है? A है। A2 का मान कितना है? 8 है। B1 का मान 2, B2 का मान A, फिर C1 का मान -2, C2 का मान -4। हो गया ना? अब यहाँ से काटेंगे, माइनस माइनस कटे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ पर बचा आपका A बटे 8 बराबर 2 बटे A बराबर 1 बटे 2। क्लियर समझ में आया? अब यहाँ पर इसको हल करना है। तो चलिए कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग पहले इसमें तुलना कर देंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर A में A का गुणा करेंगे A², 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। हो गया ना? तो यहाँ आ जाएगा आपका A बराबर करड़ी में 16, A बराबर करड़ी में कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर A बराबर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर फिर A बटे 8 बराबर 1 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ आएगा A बराबर आपका 4 1 कम 4। क्लियर समझ में आया? तो A का मान कितना निकल के आया? A का मान 4 निकल कर आया। तो हमसे यही पूछा था सवाल में, ध्यान दीजिएगा। सवाल में हमसे क्या पूछा है? पूछा था A का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय AX प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस AY बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो A का मान पूछा है और अनेक पूछा था। तो देखिए, अनेक जब पूछेगा आपसे प्रश्न में, तो अनेक के लिए क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। अनेक के हल के लिए सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। मान सब आप रख देंगे। तो रखने के बाद देखिए सबका मान निकल के A बराबर कितना आया? A बराबर 4 आया। क्लियर समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर 3 का गए। प्रश्नोत्तर 1 का गए। क्लियर? सॉरी, प्रश्नोत्तर 3 का गए। प्रश्नोत्तर 3 का गए क्या कर रहा है? एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार कह रहा है। कितने सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर ऊंचा। शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। और शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बताइए। तो देखिए, छिन्नक आपका जो होता है, बाल्टी देखे होंगे आप लोग, तो बाल्टी जो आपका होता है वो आपका छिन्नक होता है। क्या होता है? छिन्नक। क्लियर? तो देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर ए बन गया आपका छिन्नक। क्या बन गया आपका? छिन्नक बन गया। क्लियर हो गया ना? अब ये जो छिन्नक दिया गया है, तो छिन्नक में ऊंचाई कितना कह रहा है?
ऊंचाई आपका लिख रहा है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर ऊंचे। कितने ऊंचे हैं? 40 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई इसके केंद्र से यहाँ तक आएंगे तो ये बन गया आपका ऊंचाई। क्या बन गया? ऊंचाई। तो h बराबर लिख देंगे 40। कितना लिख देंगे? 40 सेंटीमीटर। आगे करा है शंकु के छिन्नक की वृत्ताकार सिरा। तो ये जो ऊपरी है, ये ऊपरी सिरा वृत्ताकार है और नीचे भी वृत्ताकार है। तो नीचे वाला त्रिज्या छोटी है, नीचे वाली त्रिज्या क्या है? छोटी है। इसको स्मॉल आर से दर्शाइए। ऊपर वाली त्रिज्या बड़ी है, इसको इस बड़ा आर से दर्शा दीजिए। तो जो 38 सेंटीमीटर है वो कैपिटल आर हो गया और जो आपका 8 सेंटीमीटर हो वो स्मॉल आर हो गया। अब हमसे कह रहा है शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बताइए। तो ये जी आपका है ना, इसको तिरछी ऊंचाई यल बराबर वाट हो गया ना। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम लोग कि शंकु के छिन्नक की ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट के अंदर होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सूत्र हो गया ना। अब हम चलेंगे प्रश्न पर कि प्रश्न में हमें क्या क्या रखना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पर है आपका, कह रहा कि 40 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो ऊंचाई की जगह पे कितना रख देंगे? 40। क्लियर हो गया ना। उसके बाद 40 का वर्ग हो गया प्लस हमसे सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल में है यहाँ पर छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या है 38 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या है तो हो जाएगा यहाँ पर 38 माइनस स्मॉल आर का मान है 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 40 का वर्ग होगा 1600 प्लस 38 में से 8 गया तो आएगा 30 का वर्ग। तो अंडर रूट के अंदर 1600 प्लस 3 त्रिक का 900 हो जाएगा। अब 1600 में से 900 घटाएंगे तो आपका आएगा 16 में से 9 गया आपका आएगा 7। क्लियर? 700 आया। कितना आया? 700 आया। अब 700 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वर्गमूल हमने अभी इसके पहले बताया है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो 700 का वर्गमूल निकालना होगा तो इकाई की तरफ से जोड़ा लगेगा। तो यहाँ आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये 2 2 4, 3 घट जाएगा, शून्य उतरेगा। अब कितना बार जाएगा पता होना चाहिए आपको कि कितना जाएगा। तो 4 सते 28, तो 47 सते करेंगे तो 7 सते 49 हासिल आया। 4 7 चौक 28, 4 7 चौक 28 और 4 32 हो रहा है। तो अधिक बार जा रहा, 6 बार ले जाइए। कितना बार? 6 बार। 6 छवा के 36 हासिल आया 3, 6 चौक 24 25 26 27, 6 चौक 24 25 26 27, 200 इतना हो गया। अब यहाँ पर घटेगा 10 में से 6 गया आया 4, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ आपका 6 उतर के 6 6 12 52 आ गया। 52 में 24 का भाग जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जोड़ा उतरेगा। अब कितना बार जाएगा? 5 चौक 20, 5 4 हो जाएगा, 4 चौक का 16, 4 दूना 8 9, 5 चौक 20 इतना आ गया। तो यहाँ पर आप ले जाएंगे 4 बार, तो कुल मिला के आया 26.4 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग 3 का घ चलेंगे। कौन सा सवाल है? 3 का घ। ध्यान दीजिएगा, 3 का घ आपका है यहाँ पर कि निम्नलिखित बारंबारता, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का कई तरीका है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। प्रश्नोत्तर 3 का घ है। प्रश्नोत्तर 3 का घ कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 4, 13, 18, 9 और कितना है? 16 है, 6 है ना। तो देखिए अगर हम वर्ग अंतराल के द्वारा माध्यिका ज्ञात करते हैं तो इसका रूल है, ठीक। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का
माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्लियर समझ में आया ना? वर्ग अंतराल का माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपका है माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ इंटू एच। ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक फार्मूला हो गया माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुणे एच। या इसका एक और फार्मूला होता है माध्यिका का, उसको आप देखिए कैसे इसका फार्मूला है माध्यिका का। माध्यिका बराबर माध्यिका यम से दर्शाते हैं। यम बराबर आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ ब्रैकेट में n/2 कैपिटल एफ। ये दोनों प्रकार का जो है फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। कब? जब वर्ग अंतराल के द्वारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा तब। अब इसमें आपको पता लगाना L1 क्या है, L2 क्या है। ठीक है, तो देखिए L1 जो है, L1 आपका है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। क्लियर? L2 जो है वर्ग अंतराल का उच्च सीमा। क्लियर समझ में आ गया? स्मॉल एफ जो है ये आपका बारंबारता किसका है? माध्यक वर्ग का है। किसका है? माध्यक वर्ग की। ठीक, क्लियर हो गया? और कैपिटल जो एफ है ये आपका है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्लियर समझ में आ गया ना? इस तरह। और जो n होता है वो n आपका होता है कुल संख्या। क्या होता है? कुल बारंबारता बोल सकते हैं, कुल बारंबारता। तो आई होप आपको सूत्र याद हो गया। वर्ग अंतराल का माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुणे एच। या यम बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ ब्रैकेट में n/2 माइनस एफ हो गया। यहाँ L1 होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, L2 होता है वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, स्मॉल एफ होता है बारंबारता माध्यक वर्ग की, कैपिटल एफ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, n बराबर कुल बारंबारता। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर, है ना? अब सवाल क्या है देखिए, प्रश्नोत्तर 3 का घ। ठीक, क्लियर समझ में आया? प्रश्नोत्तर 3 का घ। प्रश्नोत्तर 3 का घ ये है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग अंतराल में माध्यिका हो, है ना, तो हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। पहले इसे कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉलम। कॉलम बन गया। लीजिए बन गया ना। इस कॉलम में लिखेंगे हम लोग, पहले वाले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे वाले में लिखेंगे बारंबारता, तीसरे वाले में लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्लियर?
बारंबारता। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया था आपका 0 से 10 और इसका बारंबारता 4, 10 से 20, इसका बारंबारता 13, फिर 20 से 30, इसका दिया था 18 और 30 से 40 इसका दिया था 9 और 40 से 50 दिया था 6। क्लियर समझ में आ गया। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर 36 में दिया था इसको मैंने क्या किया, ऊर्ध्वाधर में कर दिया है ना। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकाला जाता है। बारंबारता का पहला अंक और संचयी बारंबारता का पहला अंक समान होता है। यहाँ 4 है ना, तो यहाँ कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक, अब देखिए ऐसे जोड़ते आइए, 4 है तो 4 उतर गया, 5 होता तो 5 उतरता है, लेकिन यहाँ 4 है तो क्या उतार दिया गया, 4। अब इस 4 में 13 जोड़ेंगे तो 13 4 कितना हो जाएगा, 17 है। 17 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 के 5 हासिल आया 1, 1 2 1 कितने हो जाएंगे, 3, 18 17 35। फिर 35 में 9 जोड़ेंगे तो 35 5 40, 4 44, 44 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। क्लियर समझ में आ गया ना। तो संचयी बारंबारता आपको निकालने आ गया होगा। संचयी बारंबारता कब निकाला जाता है, जब आपसे माध्यिका पूछता है तब, वो भी माध्यिका वर्ग अंतराल का हो और चाहे आपका अवर्गीकृत हो, तो आपको अवश्य ही संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, बारंबारता का अंक था 4 तो ये कितना बना, 4। 4 में 13 जोड़ेंगे 17, 17 में 18 जोड़ेंगे 35, 35 में 9 जोड़ेंगे 44, 44 में 6 जोड़ेंगे 50। आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बारंबारता का योग है इसको जोड़िए, 4 3 7 और 8 15, 15 15 और 9 6 15, 15 15 30 के 0 हासिल आया 3, 3 1 4 1 5। देखिए यहाँ n बराबर कितना निकल गया, 50। n बराबर कितना आया, 50 आ गया। ठीक, क्लियर समझ में आ गया। अब हमें इसी सारणी में ही सब कुछ ढूंढना है, इसी सारणी में क्या करना है, सब कुछ ढूंढना है। तो देखिए n बराबर निकला है आपका 50। क्लियर समझ में आ गया। तो n बराबर जब 50 है तो इसको हम क्या करेंगे, n/2 कर देंगे। तो n/2 करेंगे तो आएगा 50/2 बराबर कितना आया, 25 आया। क्या आया, 25। इसलिए इसको आधा किया जाता है। n/2 मतलब 50 आया था, लेकिन जैसे ही n का मान 50 आया तुरंत क्या कर दीजिए, आधा। तो आधा किया गया तो कितना आया, 25। अब 25 हमको ढूंढना संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में 25 किसमें है, 4 में तो है नहीं, 17 में तो है नहीं, 35 में आपका है। 35 में आपका 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25। 25 आया कि नहीं आया, तो इसी 35 में ही हमारा क्या है, 25 है। क्लियर समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब मुझे पता चल गया कि संचयी बारंबारता जो 35 इसी 35 में 25 होगा, तो इसी के सामने मिल जाएगा मुझे स्मॉल एफ। क्या मिलेगा, स्मॉल एफ। और जब स्मॉल एफ मिलेगा तो इसी के जस्ट ऊपर वाले संचयी बारंबारता मिलेगा कैपिटल एफ। क्या मिलेगा, कैपिटल एफ। और इस स्मॉल एफ के सामने इधर आएंगे तो ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। क्लियर समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सब मान आप नोट कर सकते हैं। आपका स्मॉल एफ बराबर मिल गया कितना, 18। कैपिटल एफ बराबर कितना मिल गया, 17। उसके बाद L1 बराबर कितना मिल गया, 20। L2 बराबर कितना मिल गया, 30। क्लियर समझ में आ गया ना। और एक चीज आपका क्या बच रहा है, स्मॉल एच बच रहा है। तो एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। 0 से कितना है, 10, 10 से कितना है, 20। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 10। क्लियर समझ में आ गया। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सूत्र का। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर सूत्र बताया गया आपको। क्या सूत्र होता है, आपका सूत्र होता है हमने माध्यिका का 2 सूत्र आपको बताया। उन 2 सूत्र में पहला सूत्र प्रयोग करते हैं। पहला सूत्र आपका है L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटे, ये जो प्लस है
यहाँ होना चाहिए और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एफ गुणे हो जाएगा एच। क्लियर समझ में आएगा। अब मान रखा जाए, L1 का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान कितना आया है 25 है ना, बटे माइनस कैपिटल एफ का मान कितना है 17, स्मॉल एफ का मान है 18 गुणे एच का मान कितना है 10। अब इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 20 प्लस 25 में से 17 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया, कितना आएगा 8 है ना। तो 8 बटे हो गया 18 गुणे कितना हो गया 10। इसको काटेंगे तो कटेगा 9 दूना 18 और 4 दूना 8। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 20 प्लस ये हो जाएगा 10 चौक 40 बटे 9। अब यहाँ एलसीएम जब लेंगे इसका तो एलसीएम इसका आएगा आपका 9 और 9 दूना 18 180 प्लस 40, इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 8 4 12 220 बटे 9, 220 बटे 9। अब 220 बटे 9 को भाग दिया जाए तो 220 में तो हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 12 में से 8 गया, कितना आएगा 4, फिर 40 हुआ 9 चौक 36, फिर 4 आया, फिर यहाँ 9 चौक 36, इस तरह आया 24 दशमलव कितना आया 4 आया। क्लियर समझ में आ गया। इस फार्मूले से आया। फिर हमने माध्यिका का दूसरा सूत्र बताया था, आपको याद होगा कि माध्यिका का दूसरा सूत्र क्या बताया गया था। माध्यिका बराबर दूसरा सूत्र, माध्यिका का दूसरा सूत्र आपने लिखा था, क्या लिखा था ध्यान दीजिएगा। माध्यिका का दूसरा सूत्र लिखे थे यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ, फिर ब्रैकेट में लिखे थे n/2 माइनस कैपिटल एफ। हो गया ना। अब इसमें मान रखेंगे, L1 का मान कितना है 20 है, प्लस L2 का मान कितना है 30 माइनस L1 का मान आपका 20, फिर स्मॉल एफ का मान 18, फिर यहाँ पर n/2 का मतलब आया था 25 माइनस कैपिटल एफ का मान कितना लाए हैं 17। क्लियर। अब यहाँ पर 20 प्लस 30 में से 20 गया आएगा 10/18 गुणे 25 में से 17 घटेगा तो 25 में से 17 घटेगा आपका आएगा 8। कितना आएगा 8। तो यहाँ पर फिर हम वही काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा आपका कितना, ध्यान दीजिएगा 4 दूना 8 9 दूना 18, तो फिर वही चीज़ आया 20 प्लस 10 चौक 40 बटे कितना आया 9। तो देखिए इसको भी हल करेंगे तो आएगा 180 प्लस 40 बटे 9, तो हल करेंगे आएगा 220 बटे 9, कट के कितना आएगा 24 दशमलव कितना आएगा 4 आएगा। आई होप आपको यह माध्यिका समझ में आ गया होगा कि माध्यिका से कैसे। तो माध्यिका का 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूलों से हमने क्या किया आंसर 24.4 लाया, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से। फिर से समझिएगा कैसे निकाला जाएगा। वर्ग अंतराल से माध्यिका निकालने के लिए वर्ग अंतराल उतार लीजिएगा, बारंबारता उतार लीजिएगा। तो आपके प्रश्न पेपर में ही रहे, देखिए पेपर में ही आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उतार लिए आप लोग। उतारने के बाद ध्यान दीजिएगा कि माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालना होता है, तो 4 है तो 4 उतार लीजिए, 13 4 17 17 18 35 35 9 44 44 6 कितना हो गया 50। क्लियर। अब 50 हो गया, अब बारंबारता को जोड़ लीजिए, 50 आया, 50 को तुरंत आधा करिए, आधा करने से यह पता चलेगा कि किसमें हमारे है मान। तो 35 है, 35 के सामने स्मॉल एफ, इसी के इसमें चलेंगे ऊपर कैपिटल एफ और एफ के सामने L1 और L2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सब मान रख के आप हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। क्या हुआ मॉडल पेपर का, क्या हुआ मॉडल पेपर का भी पार्ट 1 हुआ है। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसका प्रश्न खंड 4 का जो प्रश्न है फिर पार्ट 2 में लेकर आ रहा हूँ।